हमारे पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है ना, हम्म मतलब वो सच में किसी भी कल्पना से परे है। बिल्कुल। अगर हम उबलते हुए ज्वालामुखियों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक देखें। यहाँ तक कि खुद इंसानी शरीर की आंतों के भीतर भी सूक्ष्म जीवों का एक पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। हाँ, और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अरबों की संख्या में मौजूद इन अलग-अलग जीवों को आखिर समझा कैसे जाए? सीधी सी बात है, हर एक जीव का अलग अलग अध्ययन करना तो मानव इतिहास के पूरे समय में भी संभव नहीं है। एकदम सही। और यहीं पर जीव विज्ञान का सबसे शक्तिशाली वैचारिक उपकरण सामने आता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी असीम विविधता को एक व्यवस्थित ढांचे में ढालने वाले वैज्ञानिक तरीकों का विश्लेषण करने वाले हैं। और हमारे मुख्य स्रोत जीव विज्ञान के अध्याय 2 यानी जीव जगत का वर्गीकरण पर आधारित हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य R.H. विटेकर द्वारा 1969 में दी गई 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को डिकोड करना है। मतलब हम सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं बनाएंगे, हम ये समझेंगे कि विकासवाद के नजरिए से ये वर्गीकरण कैसे काम करता है। हाँ, और इस जटिल वैज्ञानिक ढांचे को एक स्पष्ट मानसिक मॉडल में कैसे बदला जा सकता है, जो परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन रणनीति भी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर प्रकृति को बिना किसी वर्गीकरण के समझने की कोशिश की जाए तो वो केवल एक भीड़ जैसी लगेगी। ये वर्गीकरण की आवश्यकता को देखने का एक बहुत ही सटीक नजरिया है। वर्गीकरण केवल जीवों को अलग अलग खानों में डालने की प्रक्रिया नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जीवों को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित समूहों में रखने की एक जटिल प्रणाली है। एक तरह से ये प्रणाली इस बात का नक्शा है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ। बिल्कुल। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो वर्गीकरण के सबसे शुरुआती प्रयास बेहद व्यवहारिक थे। सबसे पहले जीवों को बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन या कपड़े के आधार पर बांटा गया। लेकिन फिर अरस्तू का समय आया, उन्होंने जीवों को उनके दिखने वाले लक्षणों के आधार पर बांटा। हाँ, उन्होंने पौधों को पेड़, झाड़ी और शाख में विभाजित किया और जानवरों को केवल इस आधार पर अलग किया कि उनमें लाल रक्त मौजूद है या नहीं। उस युग के हिसाब से ये एक तार्किक कदम था। मेरा मतलब है उनके पास सूक्ष्मदर्शी या जेनेटिक विज्ञान तो था नहीं। सही कह रहे हैं, वो विज्ञान की शैशवावस्था थी। फिर कैरोलिस लीनियस का युग आया, जिन्होंने 2 जगत प्रणाली यानी 2 किंगडम सिस्टम पेश किया, जिसमें उन्होंने पूरी जीवित दुनिया को प्लांटी और एनिमेलिया यानी पादप और प्राणी जगत में बांट दिया था। बिल्कुल। और सदियों तक यही प्रणाली चलती रही। लेकिन अध्ययन सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, लीनियस की ये प्रणाली चरमराने लगी। क्योंकि कई जीव ऐसे थे जो न तो पूरी तरह से पौधे थे और न ही जानवर। हाँ, और लीनियस की प्रणाली की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो बुनियादी कोशिकीय स्तर के अंतरों को नजरअंदाज कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद तो सूक्ष्म जीवों की एक पूरी नई दुनिया ही सामने आ गई थी। वही तो, ये 2 जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच कोई भेद ही नहीं करती थी। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक ही श्रेणी में डाल दिया गया था। और सबसे अजीब बात ये, प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे शैवाल और प्रकाश संश्लेषण न करने वाले कवक यानी फंगाई को एक साथ रख रही थी, जबकि उनकी कोशिकीय संरचना बिल्कुल अलग होती है। इसलिए जीव विज्ञान को एक नए ढांचे की आवश्यकता थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए 1969 में R.H. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण सामने आता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। विटेकर ने जीवों को 5 अलग-अलग जगतों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस प्रणाली की सफलता का रहस्य उन 5 मुख्य आधारों में छिपा है, जिन्हें वर्गीकरण के लिए चुना गया था। हाँ, उन्होंने केवल ये नहीं देखा कि जीव कैसा दिखता है, बल्कि कोशिका के प्रकार को आधार बनाया। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संरचना। इसके अलावा कोशिका भित्ति की संरचना और शारीरिक संगठन को भी महत्व दिया। पोषण की विधि को भी देखा गया। लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है प्रजनन के तरीके और जाति वृत्तीय संबंध, जिसे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। यही वो आधार है जो वर्गीकरण को जीवों के विकास के क्रम की कहानी बना देता है। बिल्कुल। और इन्हीं आधारों पर पहला जगत खड़ा होता है, मोनेरा जगत। ये सूक्ष्म और सबसे जुझारू जीवों का साम्राज्य है। परिभाषा के तौर पर देखें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। हाँ, जिनमें कोई वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता।
इनमें माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी में एक मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनका प्रजनन मुख्य रूप से बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। मोनेरा जगत के सबसे प्रमुख सदस्य बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया सच में हर जगह हैं, गर्म झरनों से लेकर बर्फ और गहरे समुद्र तक। यह जानकर तो हैरानी होती है, लेकिन अक्सर बैक्टीरिया को केवल एक गोल या छड़ जैसी संरचना मान लिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। अध्ययन स्रोतों में परीक्षा के लिए इनके 4 मुख्य आकार बताए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोकस, जो गोल होता है, बैसिलस, जो छड़ के आकार का है, विब्रियो, कॉमा के आकार का, और सर्पिलाकार स्पाइरिनम। और मजेदार बात यह है कि मोनेरा जगत के भीतर जो विविधता है वह भी चौंकाने वाली है। आर्किबैक्टीरिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अत्यंत कठोर वातावरण में रहते हैं ना? हाँ, ये एवोल्यूशन की उस समय की कहानी सुनाते हैं जब पृथ्वी का वातावरण बहुत कठोर था, जैसे गायों के पेट में पाए जाने वाले मेथेनोजेन। अरे हाँ, जो बायोगैस या मीथेन बनाते हैं। ये तो बहुत ही रोचक है। और आर्किबैक्टीरिया के बाद यूबैक्टीरिया का जिक्र आता है, जिन्हें सच्चे बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया भी शामिल है, जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, लेकिन परपोषी बैक्टीरिया भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हैजा या टाइफॉइड। तो ये तो हुई मोनेरा की बात। अब विकास के क्रम में जब कोशिका ने एक वास्तविक केंद्रक बनाया, तब एक नए जगत का जन्म हुआ, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जलीय सूक्ष्म जीवों की एक रहस्यमयी दुनिया है। परिभाषा के अनुसार इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं, इसलिए इनके पास एक सुगठित केंद्रक होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस जगत के कुछ समूह बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि डायटम। डायटम की तो बात ही अलग है। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है और साबुनदानी की तरफ फिट होती है। हाँ, और इसके नष्ट न होने वाले अवशेष डायटमी मृदा बनाते हैं, जिसका उपयोग पॉलिश करने में होता है। एक सूक्ष्म जीव का अवशेष हमारे उद्योगों का हिस्सा बन गया। इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट रेड टाइड यानी लाल तरंगों की घटना के लिए जाने जाते हैं। जब इनकी संख्या अचानक बढ़ती है तो समुद्र लाल हो जाता है और इनके विष से मछलियां मर जाती हैं। ये प्रकृति का बहुत ही घातक रूप है। और इसी जगत में यूग्लिनॉइड्स भी आते हैं, जैसे कि यूग्लिना। ये सबसे अजीब जीव है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अंधेरे में जानवरों की तरह शिकार करते हैं। यह एवोल्यूशन का एक अद्भुत प्रयोग है। इसके अलावा प्रोटिस्टा में अपपंख कवक यानी स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ भी शामिल हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम आते हैं। प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का कारण है। बिल्कुल। अब प्रोटिस्टा से आगे बढ़ते हैं कवक या फंगाई जगत की ओर। ये प्रकृति के महान अपघटक हैं। लंबे समय तक लोग फंगाई को पौधे ही मानते थे, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। फंगाई यूकैरियोटिक परपोषी जीव हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पौधों की सेल्यूलोज की होती है। हाँ, और यीस्ट को छोड़कर बाकी फंगाई का शरीर कवक तंतु यानी हाइफी से बना होता है। और इन तंतुओं के जाल को माइसीलियम कहते हैं। ये शब्द परिभाषा के लिए बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी से इसके कई उदाहरण मिलते हैं। ब्रेड पे लगने वाली फफूंद राइजोपस है। बियर या ब्रेड बनाने वाला यीस्ट और खाने वाले मशरूम भी इसी में आते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? इसका सीधा सा जवाब है बैक्टीरिया और फंगाई से बचाने के लिए। फ्रिज का कम तापमान इनकी वृद्धि को रोक देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कवक के प्रकारों के वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम आता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि इनका केवल अलैंगिक चरण ही ज्ञात है। ये विज्ञान में हमारी जानकारी की कमी को दर्शाता है। अब वर्गीकरण की इस यात्रा में प्लांटी और एनिमेलिया जगत की एक झलक देख लेते हैं। प्लांटी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, जिनमें क्लोरोफिल और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। पौधे आमतौर पर स्वपोषी होते हैं, लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप जैसे कीटभक्षी पौधे और अमरबेल जैसे परजीवी पौधे भी मौजूद हैं। हाँ, और इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस पाया जाता है। और एनिमेलिया जगत बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स का समूह है, बिना कोशिका भित्ति के। ये परपोषी होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं और चलने फिरने में सक्षम होते हैं।
इनमें विकसित तंत्रिका तंत्र भी होता है। लेकिन इन 5 जगतों की स्पष्ट दुनिया में कुछ विद्रोही भी हैं। वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। ये एक बड़ा रहस्य है कि वायरस को इन 5 जगतों में जगह क्यों नहीं मिली। क्योंकि वायरस पूरी तरह से जीवित ही नहीं है, ये अकोशिकीय होते हैं। बिल्कुल, ये केवल एक मेजबान कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। इनकी संरचना में सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ और एक प्रोटीन कोट होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। और फिर वायरॉइड आते हैं, जो वायरस से भी छोटे और अजीब होते हैं। वायरॉइड में केवल संक्रमण करने वाला आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। और आखिर में लाइकेन, शैवाल और कवक का एक बेहतरीन सहजीवी संबंध। इसमें एक शानदार श्रम विभाजन होता है। शैवाल खाना बनाता है और कवक आश्रय और खनिज देता है। और सबसे बड़ी बात, लाइकेन प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। प्रदूषित इलाकों में ये नहीं उगते, जो इन्हें बेहतरीन पर्यावरण संकेतक बनाता है। तो ये था जीवों के वर्गीकरण का एक पूरा खाका। अब इस पूरी चर्चा के ज्ञान को एक त्वरित 1 दिवसीय परीक्षा संशोधन रणनीति में समेटते हैं। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 5 जगत के फ्लोचार्ट और वर्गीकरण तालिका को अच्छे से याद करना चाहिए। और महत्वपूर्ण आरेखों का रोज अभ्यास करना चाहिए, जैसे बैक्टीरिया के आकार, युग्लिना, डायटम, वायरस और लाइकेन की संरचना। इसके अलावा सीधे परीक्षा में आने वाली परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वर्गीकरण प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, माइसीलियम और रेड टाइड। अगर इस ढांचे का एक मानसिक मॉडल तैयार कर लिया जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो स्थापित विज्ञान को भी चुनौती देता है। हाँ, एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जी। क्योंकि वायरस न तो पूरी तरह से जीवित जीवों के नियम मानते हैं और न ही पूरी तरह से निर्जीव पदार्थों के। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे जीवन के उद्विकास की कोई ऐसी खोई हुई कड़ी हो जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं? ये सवाल वाकई जीवन की उत्पत्ति के हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। विज्ञान केवल हर चीज को एक डिब्बे में बंद करने का नाम नहीं है। ये उन चीजों की तलाश करने के बारे में भी है जो किसी डिब्बे में फिट नहीं होती। इसी गहरे विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा का समापन करते हैं। और आशा है कि श्रोताओं को इस अद्भुत वैज्ञानिक दुनिया में खुद से और खोज करने की प्रेरणा मिलेगी। तब तक के लिए विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया पर विचार करते रहें।